हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे जो वीपीओ एग्ज़ाम होने वाला है या जो भी यूपी के एग्ज़ाम हैं उनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उनकी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 है जिसमें कि हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें जो है ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं जिनमें कंप्यूटर के विकास का क्रम दर्शाया गया है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट पीढ़ी जिसका जो है टाइम ड्यूरेशन कितना है 1942 से 1955, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें वही पॉइंट लिए हैं जो कि याद रखने हैं और जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और बाकी मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किस पे आधारित थे, वो कंप्यूटर वो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर। ओके, और इसकी जनरेशन ये याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन में का टाइम पीरियड कितना है, तो 1942 से 1955 तक। ओके, उसके बाद इसमें जो प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से बने थे, ये एनियक, एडवेक और यूनिवेक, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। ओके, फिर सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था, 1955 से 1964। और ये किस पर बेसिस थे, ये ट्रांजिस्टर पर बेस थे, मतलब कि ये कंप्यूटर फिर ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए जाते थे जिससे कि कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता गया। फिर आगे देखते हैं क्रम, और ये आकार में क्या हो गए, छोटे हो गए और अधिक विश्वसनीय और कम ऊर्जा खपत के हो गए। ओके, फिर उसके बाद थर्ड जो जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, टाइम पीरियड है इसका 1964 से 1975 तक। ओके, और इसमें किसका यूज होने लगा, आईसी का यूज होने लगा। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज जो है इसमें होने लगा। अब आईसी का यूज होने लगा तो ये इससे भी छोटे हो गए कंप्यूटर, क्योंकि एक आईसी के अंदर काफी सारे जो है जो ट्रांजिस्टर हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, तो उस पे बेसिस फिर हो गए, और इनमें क्या हो गई, तीव्र गति हो गई, गणना हो गई, साइज भी छोटा हो गया। फिर उसके बाद ये ओवरव्यू है, इसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे इन जनरेशन के बारे में। फिर फोर्थ जनरेशन जो कि अभी चल रही है 1975 से वर्तमान तक, इसमें क्या हुआ, फिर आईसी के बाद में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर बनने लगे, जिससे कि हम जैसे कि आज हम लोगों के पास जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है उस पे आधारित है। ओके, उसमें हम लोग देखते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसर कौन सा है, कि इंटेल का i5 है, i7 है या जो कुछ, तो वो माइक्रो प्रोसेसर बेस बनने लगे। ओके, और जैसे कि इसी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास हुआ। ओके, फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है, फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, जो कि अभी वर्तमान से लेके भविष्य तक का ये पीढ़ी है, जिसमें कि हम लोगों ने देख लिया कि एआई का यूज होने लगा अभी, और उसके बाद मशीन लर्निंग का। ठीक है, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, और क्वांटम कंप्यूटिंग, पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है वो भी बनाया गया अमेरिका में। तो ये क्या है, ये जनरेशन फ्यूचरिस्टिक जनरेशन है। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिटेल में, जैसे कि फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके बारे में, कि क्या क्या उनकी विशेषताएं थी और इसमें क्या क्या पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो टाइम पीरियड तो मैंने बता ही दिया, 1942 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से और 1955 तक। ओके, अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा का उपयोग किया गया, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इससे पहले वीडियो में जो विकास हुआ उसकी पूरी क्रोनोलॉजी हम लोगों ने समझी थी, कि कैसे अबेकस से लेके और उसके बाद बहुत से कैलकुलेटर, ये सारे हम लोगों ने देखे हैं कि किस किस चीज का विकास हुआ। फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। इससे पहले हमने देखा कि 13वीं सदी 1600, मतलब कि 17th जनरेशन से पहले, सबसे पहले 1300 ईस्वी में 3000 ईसा पूर्व बना, फिर उसके बाद 1600 में बना। तो पूरी क्रोनोलॉजी हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, उससे एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी जनरेशन से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, एक तो क्वेश्चन आ ही सकता है। तो अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी गई। इस वाले जनरेशन में सबसे पहले जो प्रोग्राम था वो स्टोर्ड था, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी गई, कि कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा मिली। और ये किस पे बेसिस थे, ये बेसिस थे वैक्यूम ट्यूब पर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस जनरेशन का, कि पहले ही जनरेशन की कंप्यूटर
किस पे आधारित थे, तो ये वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। फिर उसके बाद जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो हम लोगों ने अभी ये फिगर भी देखेंगे कि कितने बड़े बड़े ये साइज में है ना। तो क्या था, ये बहुत बड़े थे आकार में और बिजली की भी अत्यधिक खपत करते थे और अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। ठीक है, ये सबसे पहली जनरेशन के कंप्यूटर की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर इनकी जो गणना करने की गति है उस समय के अन्य उपकरणों से कई गुना तेज थी, लेकिन आज के मॉडर्न कंप्यूटर से बहुत स्लो थी। ओके, तो ये तो कॉमन सेंस, ये समझने वाले हैं, ये कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी इसमें आप वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड है ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब है क्या, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब है एक कांच का नाजुक उपकरण है और यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और प्रवर्धित करता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स हैं उसको कंट्रोल करता है तथा उसे बढ़ाता है, यानी कि एम्पलीफाई करता है। ओके, ये इसका वैक्यूम ट्यूब का काम है। और बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण यह अधिक बिजली खर्च होती थी और गर्मी अधिक उत्पन्न होती थी इन वैक्यूम ट्यूब्स में। ओके, ये वैक्यूम ट्यूब का ये फिगर है। ठीक है, इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब होते थे जो क्या क्या करते थे, जो एम्पलीफाई और सिग्नल को कंट्रोल करते थे। ओके, अब देखते हैं प्रथम श्रेणी के कौन कौन से जो कंप्यूटर हैं जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जहां जहां मैं एम लिख रहा हूं वही वही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसमें ये तो बस जनरेशन, ये जो और पॉइंट लिखे हैं ये केवल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है कि क्या क्या चीजें होती थी। तो इसमें ये पॉइंट, ये तीनों आपको याद रखने हैं और इनके फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, जैसे एनियाक, एडवेक और यूनिवेक, तो इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं और इनके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे, या निम्न में से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन है। तो एनियाक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, फिर एडवेक, एडवेक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर उसके बाद यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये इसके क्या है, ये नाम है। और जो ये यूनिवेक है, ये पहला व्यवसायिक उपयोग वाला कंप्यूटर था, पहला कमर्शियल यूज के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था लोगों के लिए। ठीक है, पहला कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें ये तीन चीजें आपको याद रखनी है फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो इसका सबसे पहले तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ये है 1955 से 1964 तक। और इसकी इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं क्या हैं, तो अब इसमें जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी उसके स्थान पर किसका यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा सेकंड जनरेशन में। अब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए वही है कि ये आकार में छोटे हो गए, अधिक विश्वसनीय हो गए, कम बिजली खपत करने वाले हो गए और कम गर्मी उत्पन्न करने वाले हो गए। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें किसका मशीन लैंग्वेज के स्थान पर असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मशीन लैंग्वेज पहले यूज होती थी, कि उसके बाद अब इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। ठीक, अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क का विकास हुआ। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकंड जनरेशन है, कि मैग्नेटिक जो मेमोरी है और मैग्नेटिक डिस्क है, इसके बारे में हम लोग अभी, अब ये चैप्टर लेंदी थे, थ्योरेटिकल ज्यादा थे, अब हम लोग प्रैक्टिकली चैप्टर हैं और जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ओके, तो मैग्नेटिक मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क का यहाँ पे विकास हुआ, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार सेकंड जनरेशन में उपयोग हुआ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले ओएस का इस्तेमाल कहाँ हुआ, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो वो सेकंड जनरेशन में हुआ। फिर ट्रांजिस्टर के बारे में देख लिया, क्योंकि सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर बेस कंप्यूटर बनते थे, मतलब कि ट्रांजिस्टर से बनते थे। तो ट्रांजिस्टर एक क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है, और यह आकार में छोटे और अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है। और रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर में इसका उपयोग बढ़ा, ऑब्वियस सी चीज है। फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, ये भी आपको याद रखने हैं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से हैं, आईबीएम, यानी कि आईबीएम कंपनी है एक इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी कंप्यूटर आईटी की।
तो IBM ने 1401 और IBM 1620 और यूनिवेक 1108, ठीक है, ये तीनों कंप्यूटर बनाए। ये सारे तीनों कंप्यूटर किसके हैं? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें से ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है इस लेक्चर से। ओके, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और फिर हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारा कुछ अब पढ़ेंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर में उनका विकास, उनका हिस्ट्री, ये थोड़े थ्योरेटिकल रहते हैं। तो ये है अपना क्या है, ये है ट्रांजिस्टर, और ये है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। ओके, अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का कार्यकाल सबसे पहले तो याद रखना है, कौन सा कार्यकाल है? ये है 1964 से 1975 तक, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर जो है उससे बढ़ के आईसी का आविष्कार हो गया, ठीक है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग होने लगा। और इसका जो है इन्वेंशन किसने किया? तो 1958 में, ठीक है, 1958 में क्या हुआ कि जैक कैल्बी और रॉबर्ट नोएस ने आईसी का निर्माण किया। तो इनके नाम याद रखने हैं आपको कि जैक एंड रॉबर्ट द्वारा किसका? आईसी का आविष्कार किया गया, और 1958 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, फिर यह एक छोटी सिलिकॉन की चिप होती है। आईसी होती क्या है? यह छोटी सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो है उसकी बनी हुई होती है ये आईसी। ओके, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी क्या है? ये अर्धचालक ही हैं। अब जिसमें कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर एकीकृत किए जाते हैं। तो आईसी का जो खोज हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जो आईसी है, आईसी के अंदर ही जो रजिस्टर और कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, ये तीनों लगे होते थे। ओके, जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर बेस था, तो ट्रांजिस्टर आईसी के अंदर ही इंटीग्रेटेड, तभी तो इसका नाम ही है इंटीग्रेटेड सर्किट, की एक सर्किट है उसके अंदर ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। ट्रांजिस्टर है और रजिस्टर है और कैपेसिटर है। ओके, तो ये क्या है? ये सिलिकॉन की बनी हुई चिप है। फिर इसके बाद इसकी फिर क्या खूबी है? ये छोटे, तेज, अधिक विश्वसनीय, ऊर्जा कुशल, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो सेकंड जनरेशन में चालू हुआ था, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि पहली बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित, मतलब कि डेवलप किया गया इस जनरेशन में। यूज तो वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन डेवलप इस थर्ड जनरेशन में किया गया, और कंप्यूटर जो है स्वचालित रूप से कार्य करने लगे। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर जो है स्वचालित रूप से काम करने लगे, और मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग हुआ। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि पहले एक ही बार में एक ही प्रोग्राम, अब मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग जैसी टेक्निक का उपयोग हुआ। फिर आईसी के जो प्रकार हैं, अब जो आईसी हम लोगों ने यूज की थर्ड जनरेशन में, तो आईसी के कौन कौन से वो है प्रकार हैं? तो एक है एसएसआई, एक एमएसआई, और एलएसआई भी है, ठीक है। एसएसआई का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, ये सबसे छोटा आईसी का चिप है, जिसमें कि 10 to 100 ट्रांजिस्टर रहते हैं, ठीक है। ऐसी मीडियम वाले में 100 से 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं। ओके, और इसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग गति तेज होती है। जैसे ही जितना बड़ा, जैसे कि एसएसआई में जो स्लो होगा, फिर जो एमएसआई वाली चिप होगी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, क्योंकि उसमें 100 से 1000 ट्रांजिस्टर हैं। फिर उसके बाद एलएसआई मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, तो इसमें और ज्यादा पावर, क्षमता, स्पीड, सारा कुछ आएगा। फिर उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो वाली आईसी होंगी, तो उनमें और ज्यादा फास्ट स्पीड, बहुत ज्यादा ये ट्रांजिस्टर और ये सारा कुछ लगा होगा, जिससे कि स्पीड बढ़ेगी और उसकी क्षमता बढ़ेगी। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का मतलब है। अब इसके बाद देखते हैं, इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, इस पीढ़ी में हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं को समर्थन करने लगे। मतलब कि उसमें क्या था कि जो मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में सेकंड जनरेशन में हुआ था, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। अब कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज थी? जैसे कि कोबोल, फोर्टोन और
एल्गोल। तो इन तीनों के नाम और फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कोबोल क्या है। कोबोल एक जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोबोल क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, तो इसके फुल फॉर्म और ये याद रखने हैं, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर फोर्टेन क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर एल्गोल क्या है, एल्गोरिथम और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इसी जनरेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म तो आपको बहुत याद रखने हैं, ठीक है। तो वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपको 20 आउट ऑफ 18 17 नंबर चाहिए तो यू हैव टू लर्न फुल फॉर्म। ओके, क्योंकि फुल फॉर्म में ही क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं और उनके उपयोग में। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कि डाटा को मैनेज करने वाला सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेज सिस्टम विकसित हुआ जिससे कि डेटा को कुशलता और प्रबंधन संभव हो जाता है। मतलब कि डाटा को मैनेज करने का सिस्टम भी इसी जनरेशन में जो है विकास हुआ। ओके, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन सिस्टम का विकास। तो इस पीढ़ी में नेटवर्किंग और डेटा शेयरिंग की शुरुआत हुई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में जो है क्या हुआ, नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग तो जानते ही हैं आप लोग, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ही, और डेटा शेयरिंग का भी शुरुआत इसी पीढ़ी से हुई, ठीक है, स्टार्टिंग इसी पीढ़ी से हुई। अब इस जनरेशन की इंपोर्टेंट कंप्यूटर हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, जैसे कि IBM 360 सीरीज। तो ये क्या है, ये सबसे पॉपुलर क्या है, कंप्यूटर है इस पीढ़ी का। उसके बाद हनीवेल 6000, ये तेज व विश्वसनीय कंप्यूटर है। फिर PDP 8 और PDP 11, ये वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर है, ठीक है। तो PDP 8 और PDP 11 जो है ये जो है साइंटिफिक रिसर्च में और इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता था कंप्यूटर, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब अगर फिगर की बात करें तो ये जो फिगर है ये आईसी का है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का है, और ये जो है ये कंप्यूटर है इस जनरेशन का। ओके, अब देखो साइज में कितना छोटा हो गया, पहली जनरेशन में कितने बड़े थे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो इसका यूज होने लगा जिससे कि मदरबोर्ड छोटे बनने लगे और ये इसका आकार छोटा हो गया। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। तो 1975 से प्रेजेंट तक ये इसका जो है टाइम पीरियड है। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज। फिर सेकंड है, इसमें क्या हुआ कि ये मतलब आईसी बेस्ड तो है ही, अब क्योंकि थर्ड जनरेशन से आईसी का यूज होने लगा कंप्यूटर बनाने में। फिर फोर्थ जनरेशन में भी आईसी का यूज होने लगा। अब आईसी में भी कौन सी जनरेशन का यूज होने लगा, तो VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कि बहुत ज्यादा उसके अंदर आईसी के अंदर इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल होने लगे। जैसे कि एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर, मतलब कि एक आईसी में कितने लाखों ट्रांजिस्टर, अभी हम लोग थाउजेंड्स में देख रहे थे। अब क्या हुआ, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उसमें क्या हुआ, एक जो आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को समाहित करने की क्षमता विकसित हुई, जिससे कि क्या हुआ, कंप्यूटर जो है हम लोग आज देख रहे हैं कितने छोटे हो गए हैं और अधिक शक्तिशाली, सस्ते व कम ऊर्जा खपत वाले हो गए हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट याद नहीं रखने हैं। ओके, फिर देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। तो इस जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का जो है आविष्कार हो गया, ठीक है। फिर इस पे बेसिस कंप्यूटर बनने लगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर क्या है कि इस जनरेशन में, यानी कि फोर्थ जनरेशन में किसका विकास हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। ओके, फिर टेडहॉफ और इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेडहॉफ और इंटेल ने मिलके पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाया। ओके, जैसे कि 1970, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टेडॉफ और इंटेल ने ये 1971 में क्या बनाया, पहला प्रोसेसर बनाया, और इसी पर बेसिस फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बनने लगे। ओके, और पूरी सीपीयू को एक ही चिप में समाहित कर दिया। पहले क्या था, सब अलग अलग थे, फिर क्या हुआ, पूरा जो सीपीयू है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। तो इसको क्या किया, एक ही चिप में
यानी कि एक ही चिप में इसे समाहित कर दिया। ओके, और जिससे कंप्यूटर का आकार में बहुत ही कमी और स्पीड में बढ़ोतरी हुई। अब पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास हुआ। जब ये कंप्यूटर इतने छोटे हो गए तो क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। और पहला जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, वो किसने बनाया, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM ने ही बनाया। ठीक है, कब, 1981 में। तो ये सन भी आपको याद रखनी है, और ये पर्सनल कंप्यूटर वाली सन जरूर याद रखनी है, और कंपनी याद रखनी है IBM। ओके, तो फिर सेकंड देखते हैं, एप्पल मैकिंटॉश। ठीक है, मैकिंटॉश जो है, मैकिंटॉश 1984 में। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, अब फुल फॉर्म के लिए मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे फुल फॉर्म होंगे। ओके, तो वो भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो साथ साथ में जो चल रहा है वो आप लोगों को याद जरूर रखना है। जैसे एप्पल मैकिंटॉश जो है वो 1984 में क्या किया, इसने GUI का जो है आविष्कार किया, जिसमें क्या हुआ, ये बहुत ही लोकप्रिय पीसी था। मतलब कि ये पीसी बनाया था जो कि किस पे बेसिस था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब कि चलाने का, जो चलाते हम लोग ना, वो अच्छे से दिखता है वो। तो वो किसने किया, एप्पल ने। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार कब हुआ, 1985 में। और ये भी किस पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था, GUI। तो मतलब कि सबसे पहली विंडो कब आई थी, तो 1985 में, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई थी। ओके, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है, और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने 1985 में बनाया, और उससे एक साल पहले जो एप्पल ने GUI की आविष्कार किया था। ठीक है, उस पे बेसिस कंप्यूटर बनाया था, जो मतलब कि चलाने का जो दिखता है ना अच्छा, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि यूजर का जो इंटरफेस है, चलाने का तरीका, उसका जो है वो किया एप्पल ने। अब देखते हैं, इसी जनरेशन में नेटवर्किंग और इंटरनेट का विकास हुआ। इस पीढ़ी में नेटवर्किंग का व्यापक विस्तार हुआ। जैसे एप्रानेट का फुल फॉर्म, इसका भी विकास, इसको प्रेरित होकर इंटरनेट की नींव रखी गई। तो एप्रानेट के बेस पे ही क्या, इंटरनेट का शुरुआत हुई। तो एप्रानेट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। तो एप्रानेट क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो ये फुल फॉर्म और ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ये भी याद रखना है कि ईमेल और वेब ब्राउजर का विकास हुआ। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और वेब ब्राउजर का विकास हुआ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट ही हैं। तो ईमेल और वेब ब्राउजर का भी 4th जनरेशन में इस्तेमाल हुआ। और फिर उसके बाद मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया स्मार्ट डिवाइसेस का विकास हुआ। जैसे कि मल्टीमीडिया में, जैसे कि लैपटॉप है, पाम टैब है, नोटबुक, अल्ट्राबुक, आज हम लोग बहुत सारी चीजें चलाते हैं ना, तो वो सारी चीजों का विकास इसी जनरेशन में, क्योंकि ये वर्तमान तक की जनरेशन है 1975 से। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद करने का कोई वो ही नहीं है मतलब। तो कंप्यूटर में मल्टीमीडिया, इसका भी बस एक बार देख लो कि अब ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस ये याद थोड़ी रखना है आप लोगों को। ठीक है, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स और स्मार्ट फीचर को सपोर्ट करने लगे, स्मार्टफोन, टच स्क्रीन डिवाइसेस, ये तो है ही 4th जनरेशन में, क्योंकि अभी तक जनरेशन 4 चल रही है ना। और फिर क्या है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विकास हुआ। ओके, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, IBM का डीप ब्लू, ये आपको याद रख लेना। IBM जो डीप ब्लू है 1997, ठीक, 1997 पहला जो है सुपर कंप्यूटर जिसने शतरंज चैंपियन को हराया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जरूर याद रख लेना। फिर उसके बाद प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं इसमें, तो 4th जनरेशन के, तो IBM PC जो कि सबसे पहले बनाया था, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, 1981 में पहला सफल व्यक्तिगत कंप्यूटर। फिर उसके बाद एप्पल मैकिंटॉश, ये 1984 में पहला जो कंप्यूटर है जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड था। उसके बाद इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर बना, और सुपर कंप्यूटर क्रे 197। तो ये भी आपको याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर पहला कौन है, क्रे 1, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था, और 1976 में बना। ओके, ये है, देखो ये 4th जनरेशन की। आजकल तो ऐसी PC दिखते हैं ना, और ये है थोड़े से पुराने में, लेकिन है 4th जनरेशन की। अब देखते हैं 5वीं पीढ़ी, जो कि वर्तमान में पीढ़ी है।
उसके बारे में और भविष्य तक में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग, ठीक है। और कंप्यूटर स्वयं निर्णय लेने, मानव जैसी बुद्धिमत्ता। एआई है ही क्या? एआई है मतलब कि मानव का कंप्यूटरीकृत वर्जन, ठीक है। ये बनाने की कोशिश हो रही है कि मानव की जगह जो कंप्यूटर है वो एज इट इज काम कर दे, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, इंटरेक्ट करने की क्षमता, सारा कुछ। तो एआई, यही तो एआई है। तो एआई पर आधारित जैसे कि रोबोट है, मशीन लर्निंग है और नेचुरल लैंग्वेज संस्थान है और विशेष प्रणाली एक्सपर्ट सिस्टम का विकास हुआ। फिर क्या है, इस जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो एआई पर बेस चीज़ें चल रही हैं, क्वांटम कंप्यूटर वाली बेस चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो यूज किया जा रहा है इंटीग्रेशन, तो वो क्या है, अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, यूएलएसआई, मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो सब में ही है, तो इसमें यू मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की तकनीक ऑब्वियसली चीज उपयोग हो रही है, ठीक है, जिसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं और इसमें कंप्यूटर की गति, क्षमता, ऊर्जा, ये कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? एक सीपीयू की बजाय कई प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। एक एक प्रोसेसर की बजाय, अब सुपर कंप्यूटर में क्या है, एक प्रोसेसर थोड़ी होता है, तो उसमें कई पैरेलल क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होते हैं आपस में, जो कि मल्टीटास्किंग और सुपरफास्ट प्रोसेसिंग इसके द्वारा संभव होती है। फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ओके, अब सुपर कंडक्टिविटी टेक्निक क्या है? कम ऊर्जा खपत और उच्च क्षमता वाले कंप्यूटरों का विकास। जो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कम ऊर्जा वाले, खपत वाले और गति उनकी उच्च हो। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, की वास्तविक जीवन निर्णय लेने वाले, रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग। ये फिर ऑटोमेटिक है, ये कि एआई वाले कंप्यूटर तो मौजूदा डेटा के आधार पर स्वतः निर्णय ले, जैसे कि हम लोगों ने अभी चैट जीपीटी है लामा एआई है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं। ये क्या है, ये आपके पास आपका डिसीजन मेकिंग में, और इसमें अभी बहुत विकसित नहीं है लेकिन तब भी ये ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि सोरा एआई है, वीडियो को एनिमेट कर देता है। ये सारे आजकल यही हो रहा है, इसके ऊपर बेसिस पे हैं फिफ्थ जनरेशन में। फिर नेटवर्किंग का विकास चल रहा है, जैसे कि वर्तमान से ये भविष्य तक की सीढ़ी है। तो इसमें क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सभी डिवाइस जो है आजकल देख रहे हैं हम लोग कि सारा कुछ क्या है, कनेक्ट है एक दूसरे से। मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, सब कुछ ऑनलाइन है। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सोशल मीडिया, सारा कुछ कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। टीवी भी आजकल स्मार्ट है, सब कुछ आजकल पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ओके, जैसे 5G और 6G नेटवर्क, अभी भारत में तो 5G नेटवर्क है, जापान में 6G नेटवर्क भी आ गया। तो ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी का विकास हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन इज द फ्यूचरिस्टिक जनरेशन है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग हो रहा है और डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट, अब वर्चुअल असिस्टेंट भी हैं, सब कुछ। कोई भी अगर आप लोग वेबसाइट खोलेंगे, बैंकिंग की वेबसाइट खोलेंगे, कुछ भी देखेंगे, एक तो सारा कुछ ऑनलाइन है, सारा एआई उसमें आ गया है, हर चीज में एआई। और वर्चुअल असिस्टेंट भी हैं, अगर कॉल करेंगे तब भी वर्चुअल असिस्टेंट है, वही उसे बोलो वो अपना उत्तर देगा, कुछ भी सॉल्व करने के लिए। कस्टमर केयर से अगर बात करनी है, कोई भी वेबसाइट है उसकी वर्चुअल असिस्टेंट है, वो आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं कोई भी परेशानी को सॉल्व करने में। तो ये क्या है, ये सारे ये इनोवेशन है फिफ्थ जनरेशन के। ओके, जैसे कि सीरी है, अलेक्सा है, गूगल का असिस्टेंट है, जैसे गूगल में क्या है, असिस्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कॉर्टना है। ऐसी एप्पल में क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि उससे कुछ भी काम करवाते हो कि वॉल्यूम बढ़ा दो, कम कर दो, वीडियो चलाओ, कॉल लगाओ। ये क्या है, ये वर्चुअल असिस्टेंट ही तो है। मतलब कि ऐसा असिस्टेंट जो कि रियल में नहीं है लेकिन वो काम आपके कर रहा है बोलने पे। और सीरी है, अलेक्सा अमेजोन का, किसका है, अमेजोन का अलेक्सा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट है, जो किस पर आधारित हैं, ये एआई पर आधारित हैं। उसके बाद स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, होम सिस्टम, ये सारा कुछ आजकल चल रहा है। अब मुख्य टेक्निक कौन कौन सी है कंप्यूटर में, जैसे कि IBM वॉटसन। तो IBM वॉटसन क्या है, एआई पर बेसिस सुपर कंप्यूटर है। फिर गूगल का जो डीप माइंड है, वो भी क्या है, एआई और मशीन लर्निंग की टेक्निक पर बेस है। फिर उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर, ये भविष्य में क्रांतिकारी तकनीकी है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो सुपर कंप्यूटर हैं जैसे फोगाकू जो कि जापान का है, समिट है, सियरा है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं जो सबसे तेज हैं, वन ऑफ द सबसे तेज हैं। ठीक है, वैसे तो अभी यूएसए का फ्रंटियर जो है वो सबसे तेज है, उसके बाद फोगाकू ये। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन में मेडिकल फील्ड में एआई आधारित रोग निदान, रोबोटिक सर्जरी, सारा कुछ एआई से एनालिसिस होगा। फिर उसके बाद रोबोटिक्स में व्यवसाय, बिजनेस एंड फाइनेंस में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारा कुछ ये इसके क्या है, ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है। ओके, ये चल रहा है। अब ये जो है एवोल्यूशन है जो हम लोगों ने जनरेशन पढ़ी उसमें, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर आईसी का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हम लोगों ने ये जो पीढ़ी पढ़ी है उनका ये इनोवेशन का डायग्राम है। ठीक, हिस्ट्री एंड एडवांस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ये यूज किए गए, इन पर बेसिस कंप्यूटर थे। ठीक है, और अब इसमें ये क्वेश्चन तो वही ऐसे ही हैं, ये कोई मतलब नहीं है, इसी से बनाए हुए क्वेश्चन हैं। बाकी जो जब एक बार थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद हम लोग टोटल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। ओके, अब ये कॉमन सेंस क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ के आए, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो पहले कंप्यूटर, जो पहली जनरेशन कंप्यूटर थे वो किसके पर बेसिस थे, वो वैक्यूम ट्यूब पर बेसिस थे। ठीक है, ऐसी दूसरा कंप्यूटर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर सेकंड असेंबली लैंग्वेज, ये ठीक है। तो सीधा ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, टॉपिक के बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट था जो एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर था। ओके, अब पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और उसमें समझने की भी चीजें होंगी। ओके, धन्यवाद।